बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आखिरकार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑफिशियली कब्जा हो गया। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक किस्म की मिलिट्री कोर्ट बन गई है। आज उसमें यकतरफा ब्रूट मेजॉरिटी या ब्रूट फोर्स के साथ 6 नए जजेस को इंडक्ट कर दिया गया है और हैंड पिक्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत, उसके नंबर्स, उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको मुकम्मल तौर पर आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके अब जो भी ख्वाब हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले देगी। आज सारा दिन इस्लामाबाद में क्या होता रहा वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस एक दूसरे के साथ तकरीबन दस्तो गिरेबां होते रहे, तो दूसरी तरफ बाहर मीडिया के तमाम सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट करते रहे, तीसरी तरफ जो वकला थे वो पुलिस के साथ हाथापाई तकरीबन होते रहे और बड़े बड़े वकला के जो लीडरान थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सरापा एहतजाज कर रहे थे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ बहुत लेट हुआ है, टू लेट की बात में आएगा ये जो वकला कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले लेकर चलते हैं आपको उस कमरे के अंदर जहां पर आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसके अंदर ये तमाम जो नए जजेस लगाने थे उनका फैसला किया गया। सबसे पहले तो जब ये इजलास शुरू हुआ तो इसके अंदर दो जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, दोनों ने एतराज़ किया कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की सीनियरिटी का मामला पेंडिंग है, पहले उसको हल हो लेने दे। सीनियरिटी का मामला आपको पता है, हम आपको 2 महीने पहले ये बता चुके थे कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर उन्हें यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। जब हमने ये खबर दी थी 2 महीने पहले तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि शायद हमने ऐसे ही ये खबर दे दी। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये खबर जज साहब ने किसी से बात की थी और वहाँ से ये बात हम तक पहुँची थी और हमने आपके सामने रखी थी। फिर 2 महीने गुजरने के बाद वही सब कुछ बिल्कुल स्क्रिप्टेड तरीके से हुआ जो हम तक खबर पहुंची थी। और अब आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको आप जनरल सरफराज डोगर भी कह सकते हैं, वो भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ बैठे हैं और आते ही उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर बिठा दिया गया है, सीनियर बनाकर प्यूनी जज बना दिया गया है और अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो उम्मीदवार होंगे। और ये सब कुछ जो किया गया ये इसीलिए किया गया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनको उनकी खिदमात के एवज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट करना है। और मैं आज ही आपको बता दूं कि उन्हें बड़े होकर वो एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, क्योंकि जो खिदमात उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए पेश की हैं उसमें अगर चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे तो आने वाले वक्त में लोग किस तरीके से ऐसी खिदमात जो है वो पेश करेंगे। ये आज का नया काम नहीं है। इवन अंग्रेज़ बहादुर भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर लार्जर इंडिया के बाशिंदों से कोई गंदे काम करवाता था तो फिर उसको और उसकी अगली आने वाली नस्लों को संवार के जाता था। इसी तरह आप पाकिस्तान में बैठी इस टाइम बहुत सारी एलीट और अशराफिया के जो आबाओ अजदाद हैं वो इसी तरह नवाजे गए हैं और आज आप उनकी अगली, दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की कई दफ़ा बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि बड़े रिफाइन लोग हैं और देखिए कितने ये मुहज़्ज़ब लोग हैं। और जो लोग आपको मिडिल क्लास में से निकल कर सियासत करते हुए नज़र आएंगे वो अक्सर खुरदरे होंगे ऊपर से, क्योंकि ये उनकी पहली नस्ल होती है जो सियासत में गई होती है और वो अशराफिया की तरह कई साल और नस्ल दर नस्ल जो है वो दरबारी रोल अदा कर करके बिल्कुल प्लेन नहीं हुए होते। बहरहाल वापस आते हैं उस जुडिशल कमीशन का जो कमरा था उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, यहाँ ये भी आपको बता दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मौजूदा जस्टिस आफरीदी, याया आफरीदी, एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं। ये आपको जहन में रहे कि ये दोनों चैम्बर फेलो हैं और जब ये वकालत करते थे तो इनका एक ही चैम्बर था और ये पुराने दोस्त हैं। उसके बाद ये तीनों इकट्ठे ही जजेस बने और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था
और उनके अपने बहुत ही दस्ते रास्त और करीबी दोस्त जस्टिस याया अफरीदी ने पाकिस्तानी जनरल्स के साथ मुलाकातें की, सब कुछ तय किया और आखिरकार उन्होंने अपने ही दोस्त की बलि चढ़ा दी और चढ़ाने के बाद खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। बहरहाल इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खासी ग्रेस का मुजाहरा किया और उनको चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद भी दी और कहा कि हम मिलकर चलेंगे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो थोड़ी सी मिस रीड कर गए सिचुएशन को। उन्हें लगा कि ये हमारे पुराने दोस्त हैं, हम मिलकर चलेंगे, जैसे हम पहले वकालत इकट्ठे करते रहे, फिर हम जजेस इकट्ठे बने। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। आज इस कमरे के अंदर जब बातचीत शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्योंकि अभी सीनियरिटी का मामला हल नहीं हुआ तो इस जो ये इजलास है इसे मौखर कर दिया जाए, तो बाद में ये इजलास करेंगे और ये जजेस बाद में तैनात करेंगे, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला भी हो जाए और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मसला भी हल हो जाए। इस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे हर सूरत आज ही 8 जजेस को हर सूरत जो है उनका इंतखाब करना है। इस पर दोनों में तल्ख कलामी हुई और फाइलें पटकी गईं। जी हाँ, एक दूसरे के साथ खासी तल्ख कलामी, आप उसे बदजुबानी भी कह सकते हैं, तल्ख कलामी भी कह सकते हैं, गर्म जुमलों का तबादला भी कह सकते हैं, जो भी आपने अल्फाज कहने हैं। बहरहाल वहाँ पर यह मुठभीड़ हुई और उसमें फाइलें भी उठाकर फेंकी गईं या पटकी गईं। इस सब के बावजूद भी जस्टिस याया अफरीदी ने रिफ्यूज़ कर दिया जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करना। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2, गौहर खान साहब और उनके साथ दूसरे जो रुकन हैं वो भी इसमें मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने इसका बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि हम इस इजलास का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि ये गैर कानूनी है जब तक कि सीनियरिटी का और 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता। जब उन्होंने बाइकआउट किया तो उनके पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मेंबरान थे वो भी बाइकआउट करके यूं 4 लोग बाहर निकल आए और पीछे 9 लोग बाकी रह गए। गालिबन टोटल 13 लोग हैं इस जुडिशल कमीशन के अंदर। उन 9 लोगों ने फिर वहां पर 6 जजेस को जो है वहां पर उन्होंने मुंतखब किया। ये जो 6 जजेस हैं इनको मुंतखब करने में जो 9 हम ख्याल अरकान अंदर कमरे में रह गए उनकी आपको तफसील पहले बता देते हैं। उसमें हुकूमती अरकान जो हैं, एक मुस्लिम लीग और एक पीपल्स पार्टी से, तो ये 2 अरकान हुकूमत के थे। स्पीकर का नुमाइंदा वो भी हुकूमती रुकन है, ये 3 हो गए। चौथा बार कौंसिल का नुमाइंदा, ये वकला का जो ग्रुप आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप है उसमें से था। इस तरह से ये 4 हो गए। 5वें वफाकी वजीर कानून, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के सियासतदान हैं। 6ठे अटॉर्नी जनरल, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब के वो नुमाइंदे हैं। 7वें जनाब याया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और चीफ जस्टिस बने हैं। 8वें जनाब अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान 26वीं आईनी तरमीम के ये भी बेनिफिशरी हैं और आईनी बेंच के सरबराह बने हैं। और 9वें जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये भी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं क्योंकि ये एक तो आईनी बेंच में गए हैं और आने वाले वक्त में शायद आईनी बेंच के सरबराह भी बन जाएं और इनके भाई भी सेनेटर बनाए गए हैं। तो ये वो 9 मेंबर्स थे जो रह गए कमरे के अंदर, और जो चले गए वो हमने आपको बता दिया कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोनों मेंबरान थे वो चले गए और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान, बलूचिस्तान, सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात कर दिया। पंजाब से अभी तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 6 जजेस को मुकर्रर किया गया। सिंध हाई कोर्ट से 2, पेशावर हाई कोर्ट से 2, बलूचिस्तान से 1 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। और वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप सबको पता है, एस्टेब्लिशमेंट के हर दिल अजीज जस्टिस आमिर फारूक साहब। अच्छा, अब इन्होंने एक और काम भी किया और वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने चलते चलते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का भी कंडा निकाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कौन है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं इस वक्त। सीनियर जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पर वो इमरान खान के केसेस जो हैं वो सुन रहे हैं।
अब इन्होंने सोचा कि अगर उनको वहां रहने दिया गया तो या तो वो चीफ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब तो शायद चीफ जस्टिस उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ना माने। बहरहाल आजकल चौधरी को इससे तो कोई लेना देना नहीं, को मानता है कि नहीं वो तो ज़बरदस्ती बनवा लेंगे फिर भी। लेकिन उन्होंने एक तरीका रखा कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को जो है वो अगर मामला ज़्यादा ख़राब हो गए, वकला तहरीक शुरू हो गई, तो हो सकता है जस्टिस सरफराज डोगर फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बन सकें। तो ऐसे हालात में उन्होंने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को एज एन अरेंजमेंट एक रखा हुआ। तो आज अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्हें हाई कोर्ट में रहने देते हैं तो वो इमरान खान के केसेस सुनेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी वो इन्हीं अपीलों को सुन चुके हैं और अब अदालत का जो मरवजा तरीका है उसके एतबार से उन्होंने ही आगे भी मुकदमे सुनने हैं। तो अब चौधरी साहब उनको वहां से हटाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक अनोखा इंतज़ाम किया है। अनोखा इंतज़ाम ये किया है कि उन्हें टेम्परेरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया गया है। जी हम दुरुस्त सुन रहे हैं, ये भी होना था पाकिस्तान के अंदर, ये मजाक भी होना था। अब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को टेम्परेरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाकर उन्हें रिडंडेंट कर दिया गया है। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करने जोगा नहीं छोड़ा। पहले टेलीविजन पर यह खबर चलाई गई कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बनेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर बाद में खबर आई कि नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बना दिया गया है। अब इस तनाजर में वो इमरान खान के केसेस भी नहीं सुन सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के परमानेंट जज भी नहीं हैं और हैं भी, और वो हाई कोर्ट के जज नहीं भी हैं अब और हैं भी। और अगर जस्टिस सरफराज डोगर का मामला सॉल्व हो गया और वो चीफ जस्टिस बन पाए तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को शायद ऊपर कंफर्म कर दिया जाएगा, और अगर वो ना बन पाए तो वापस लाकर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को शायद चीफ जस्टिस बना दिया जाए, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि उनको चीफ जस्टिस चौधरी निज़ामुद्दीन जो है बनाएं। ये सारा दिन आज ये सब कुछ चलता रहा, तफसील आपके सामने हमने रखी है। जाहिर है जो जस्टिस याया अफरीदी थे उन्होंने बतौर एक स्लीपर सेल के काम किया। स्लीपर सेल ऐसे ही होता है जैसे आपको पता है कि रॉ के एजेंट पाकिस्तान में आकर बहुत देर रूप धार के यहाँ पर काम करते रहते हैं और कई दफ़ा पकड़े गए हैं। ऐसे ही ISI के या दूसरे लोग दूसरे मुल्कों में जाके इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो स्लीपर एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और फिर जब कभी पकड़े जाएं तो पता चलता है। तो याया अफरीदी साहब ने बहुत ही कमाल महारत और एहतियात और फनकारी से एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो स्लीपर सेल रहे वो, और उन्होंने छोटे मोटे फैसले एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी दिए सारे टाइम में, उनके साथ वो राब्ते में भी रहे, और आखिरकार अपने दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह का उन्होंने सौदा कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। एक ऐसे चीफ जस्टिस जिनके पर कुतरे हुए हैं, और हमें अब ये पता चला है, मेरे पास ये खबर जब पूरी पहुंचेगी तो आपके पास रखूंगा, लेकिन मुझे ये पता चला है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब को मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का जो ग्रुप है वो कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या ब्लैकमेल कर रहा है जैसे उन्होंने जस्टिस जज मलिक को किया था? कोई वीडियोस दिखा के? हमारे इल्म में नहीं, लेकिन हमें सीनियर तरीन वकला ने कुछ ने बताया है कि शायद जस्टिस याया अफरीदी को वहाँ से हैंडल किया जा रहा है। पता नहीं कि ये जस्टिस अपना आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है उनसे किसी रिलेशनशिप की मद में कंट्रोल किया जा रहा है या ब्लैकमेलिंग की जा रही है, क्या किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम आपको ये बता सकते हैं कि उनको कंट्रोल किया गया है। आगे चलते हैं, आगे इसी से रिलेटेड मैंने आपको जो खबर देनी है वो ये है कि फिर दूसरी तरफ वकला भी आज निकल आए। वकला में हमने अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब और दूसरे वकला रहनुमा देखे। पुलिस के साथ उनकी जो है वो मतभेड़ होती रही और वो पुलिस को बताते रहे कि हमने ये एहतजाज करना है। मैं यही कहूँगा टू लिटिल टू लेट। बहरहाल जो भी वकला आज निकले हम उनकी सताइश करते हैं इस मुश्किल हालात में, फिर भी वो निकले, क्योंकि ज़्यादातर तो अपना ज़मीर बेच चुके हैं, अपनी कीमत ले चुके हैं। और मैं आपको पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में अक्सर कुछ हमारे सीनियर तज्जिया निगार PNA की मूवमेंट को बहुत आइडलाइज करते हैं, कोई जो है वो डेमोक्रेटिक अलायंस की मूवमेंट को बहुत आइडलाइज करते हैं, कोई वकला तहरीक को बहुत आइडलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप तारीख पढ़ें और ये देखें तो ये तीनों जो मूवमेंट्स हैं ये तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन थी। इनके पीछे उस वक्त की ISI खड़ी थी, इनके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी। जनरल कियानी खड़े थे पीछे, जो लॉयर्स की पिछली मूवमेंट थी चौधरी इफ्तिखार के ज़माने में, और जो PNA की मूवमेंट थी उसके पीछे जनरल ज़ियाउल हक खड़े थे। तो हमेशा ये इस्टेब्लिशमेंट ने मूवमेंट चलाई हैं।
अब जब हकीकी तौर पर एक ऐसी मूवमेंट आई है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के वाकई ख़िलाफ़ खड़े होना पड़ना था, तो आपको एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज़। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, ना आपको वकला खड़े होते हुए पाकिस्तान में मिले, ना आपको मीडिया खड़ा होता हुआ मिला, ना आपको कोई और शख्स कहीं पर खड़ा होता मिला तो शौकत खानम मरहुमा का बेटा इमरान खान मिला। हालांकि उसकी पार्टी में भी लोग आपको उस तरीके से उसके साथ खड़े होते हुए नहीं मिले। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर गए। जब मैं आपको कहता हूं कि 95% हम पाकिस्तानी जो हैं वो इखलाकी तौर पर दिवालिया का शिकार हैं, तो हमें अपने बारे में बड़ा जोम है। हम अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, हालांकि पूरे पाकिस्तान में से आपको कहीं दूध का लीटर या सुर्ख मिर्च का 1 किलो जो है वो खालिस नहीं मिल सकता। उसके बावजूद मुझे नहीं पता कि हमें गुरूर किस चीज़ का है और हम अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। ज़मीर बेचना हो या अपना ईमान बेचना हो, हम सर फहरिस्त हैं, हम उसमें नंबर 1 हैं। लेकिन हमें एक ख़ास किस्म का जोम है पूरी दुनिया में। जब हम दूसरी कौमों को देखते हैं, किसी जगह पर आग लग जाए तो हम बड़ी ही बेशर्मी से कहते हैं उन पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। खुद नहीं सोचते कि जो हमारी करतूतें हैं, अगर कहीं अजाब आना है तो वो शायद सबसे पहले हम पर ही आना है। बहरहाल आज वकला जो हैं वो सारा दिन पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे और आखिरकार वकला ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो भी हो गया और उसमें से उन्होंने नए जजेस भी रख लिए। वकला फिर घर को चले गए। मैं आइंदा भी बता देता हूँ आपको कि वकला कॉल देंगे लेकिन एहतजाज करेंगे नहीं, क्योंकि पीछे इस्टेब्लिशमेंट का चार्ज बैंक नहीं है। अच्छा, अब क्या सारे वकला ऐसे हैं? नहीं, कुछ वकला हैं जो ज़मीर के मुताबिक बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर हैं। उनके पास लगता है कि इतने नंबर नहीं है कि वो कोई इम्प्रेसिव किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। बहरहाल देखते हैं, हमारी दुआ है कि वकला खड़े हों और एहतजाज जो है वो कर सकें। दूसरी तरफ मीडिया के हालात आपके सामने रख देते हैं। आज काशिफ अब्बासी साहब को रुखसत कर दिया गया है, उनकी छुट्टी करवा दी गई है काशिफ अब्बासी साहब की। उनको ये कहा गया है कि आप बिल्कुल भी दुरुस्त काम नहीं कर रहे। वजह क्या बनी, ये जरा वीडियो देखिए। पटन ने 8 फरवरी के इलेक्शंस पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उसका अनुमान उन्होंने वॉर ऑन वोटर्स, यानी वोटर्स के खिलाफ जंग, इसको करार दिया है। उस रिपोर्ट में लिखा 8 फरवरी को मैंडेट अवाम का चोरी किया गया और बहादुरी से उसे कायम भी रखा गया। देख लिया आपने, ये वो पटन की रिपोर्ट थी जिन्होंने इलेक्शन चोरी के ऊपर पटन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग करता है। सरवर बारी साहब इसके रूए रवां हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने सारी जो धांधली थी उस पर एक रिपोर्ट मुरतब करके जारी की थी। काशिफ अब्बासी का कसूर ये था कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये रिपोर्ट जारी कर दी और बस उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही और उनको अब ऑफ एयर कर दिया गया है। फिलहाल टेम्परेरीली ही, जैसे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टेम्परेरी तौर पर फारिग किया गया है, इसी तरह से काशिफ अब्बासी साहब को भी ये बुरा दिन है पाकिस्तान के मीडिया के लिए कि उनको फारिग किया गया है। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मीडिया नहीं बोलेगा, मीडिया कान में डाला हुआ नहीं लड़केगा। मैंने इस मीडिया की फुर्तियाँ देखी हुई हैं जब हमारे ज़माने में एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट हमारे वज़ीरों के थ्रू हमारे ऊपर पीका कानून मुसल्लत करवाती थी। हमारे अपने नाआकबद अंदेश दोस्त जो थे वो पीका कानून उस ज़माने में भी इसी तरह का मंजूर करवाना चाहते थे। एक तरफ ISPR का इदारा हमारे अपने वुज़रा को कहता था कि आप पीका मंजूर करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ISI जो थी वो मीडिया की जमातों को कहती थी कि चढ़ जाएं इमरान खान के ऊपर, देखें कितना गैर इंसानी किस्म का जो है वो कानून पास करवा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे एक बड़े टेलीविज़न के ओनर ने फ़ोन किया रात गए। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे मिलना चाहते हैं लेकिन प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, किसी को पता ना चले। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और अगले दिन उनसे इजाज़त ली। इजाज़त लेके मैं उनसे एक खुफिया मुलाकात की। जब खुफिया मुलाकात की तो उसमें सारा जो कच्चा चट्ठा था वो हमारे सामने रखा गया, मेरे सामने रखा गया कि ये पीका एक्ट जो है वो किस तरीके से हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो हमारे ज़ुम्मे डाल रहे हैं और सहाफ़ियों को हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के गले में ये ढोल डाला जा रहा है। वापस आके प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट किया और उन्होंने फिर वाजे किया कि अगर पीका कानून को पास करना है तो पहले सहाफ़ियों को एतमाद में लें और खुलकर इसको सामने रखें टेबल पर और सारे लोग बात करें। जिसको पीका कानून पास करवाना है वो आए और बैठकर बात करें। इस्टेब्लिशमेंट ने करवाना है तो वो भी बात करे और मीडिया के नुमाइंदे आगे से जवाब दें। बस फिर चिरागों में रोशनी ना रही और वो पीका कानून जो था वो वापस चला गया। वो कौन से ओनर थे, कभी मौका मिला तो बताएंगे, दिन अच्छे आएंगे। अभी जाहिर है वो भी बेचारे चुके जाएंगे, इसलिए उन्होंने कम अज़
कम उस वक्त एक नेशनल सर्विस की थी। लेकिन अब क्योंकि जेन्युइनली अब आगे सामने जेन्युइन खतरा है, तो इसलिए इस दफ़ा पीका एक्ट पास भी हुआ है और बहुत ही ब्रूट फोर्स के साथ हुआ है। लेकिन अब सहाफ़ी आपको बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी जो है सवाए चंद 2 4 5 नामों के, बाकी आपको सब कान में रड़के हुए, कान में डाले हुए नहीं रड़क रहे, जितने आज़ादी इज़हारे राय के मेडल जीतने वाले हैं, किसी को अमेरिकी एम्बेसी में अवार्ड मिला है तो किसी को कहीं पे मिला है, तमाम के तमाम खामोश हैं और कोई बात नहीं कर रहा। तमाम के तमाम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। इसी तरह वकला के भी ज़्यादातर लोग कोई प्लॉट लेके, कोई ओहदे लेके जो है उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। काशिफ अब्बासी के लिए कितने लोग बोलते हैं या नहीं बोलते, ये बाद में रखेंगे। बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखनी है कि लाहौर में उम्रे के लिए जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इंकशाफ। जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने के बदले 20,000 रुपये वसूल किए जाने का इंकशाफ। ये है माँ का लाहौर, माँ का पंजाब। वहाँ पर अगर आपने उम्रे पे जाना है तो सऊदी अरब ने जो वैक्सीन की कंडीशन लगाई है उसका जाली सर्टिफिकेट 20,000 रुपये देकर आप शायद वैक्सीन 20,000 से कम पैसों में लग जाती हो। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हम पाकिस्तानी बड़ी ही बाकमाल कौम है, हम नंबर 1 हैं। आप लाहौर में खुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर पाकिस्तान में गाड़ी में बैठेंगे तो अच्छा भला आपको अच्छे कपड़े पहने हुए, जाहिर है गाड़ी होगी, महंगी गाड़ी होगी तो अच्छा खाता पीता आदमी होगा, तो थोड़ी बहुत कहीं तालीम भी होगी। लेकिन उसने स्पेशल वो बकल ख़रीदे होंगे जो सीट बेल्ट का जो क्लिप है उसके अंदर देने के लिए। सीट बेल्ट नहीं लगाएगा वो, लेकिन वो बकल देगा ताकि गाड़ी की जो बीप है उसे सुनाई ना दे। आप उस बकल को देखेंगे, उस शख्स की जहालत को देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इसने कितना तरद्दुद किया है और जो सीट बेल्ट इसकी हिफाजत के लिए लगा है ये वो लगाने से बिल्कुल इनकारी है और वो बकल के अंदर वो डाल रहा है और उसको किसी किस्म की इसके ऊपर ज़ाती हैसियत में शर्म भी नहीं आएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और लोग बड़ी ढिठाई के साथ ये काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है वैक्सीन 15,000 में लगती हो असल और सर्टिफिकेट भी बनता हो, लेकिन 20,000 में दे के सर्टिफिकेट लेना है, वैक्सीन नहीं लगवानी क्योंकि हम नंबर 1 हैं। अब सऊदी अरब को पता चल गया कि हम नंबर 1 हैं तो उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी ही चेंज कर दी है। नई सऊदी वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक 1 साल जो मल्टीपल एंट्री सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई है। तो ये हालात हैं। लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब में एक और अच्छा मुस्बत काम हुआ है, मैं यही कहूँगा, और वो मुस्बत काम ये हुआ है कि जो सऊदी जो वजारत है मुतल्लका, उन्होंने अब फैसला किया है कि वो ये रुयत हलाल कमेटी नहीं बल्कि जो साइंटिफिक वे है उसके मुताबिक जो है वो चांद का ऐलान करेंगे और रमज़ान का ऐलान करेंगे और ईद का ऐलान करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने अब अपना बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रख दिया है कि जो आगाज़ है सऊदी अरब में वो उन्होंने ये बताया है कि इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक 29 दिन का होगा और पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। ये अभी से उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो फल्की हिसाब से, मतलब सितारों के हिसाब से, इस दफ़ा जो रमज़ान है वो 29 दिन का होगा और आखिरी रोज़ा 29 मार्च को होगा। इस हवाले से ईद उल फितर जो है वो 30 मार्च को मुतवक्के होगी। शेख अब्दुल्ला बिन सलमान के मुताबिक जुमा 29 रजब को रात 3:44 पर रमज़ान के चांद की पैदाइश होगी। चांद सूरज गुरूब होने के बाद कमोबेश 32 मिनट तक उफक पर रहेगा, जिसके बायस इसका नज़ारा आसानी से हो सकेगा। सऊदी शाही ऐवान के मशीर ने वाज़े किया कि ये रिपोर्ट फल्की हिसाब से तैयार की गई है और रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ का बाकायदा ऐलान सऊदी सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन उन्होंने ये बड़ा वाज़े कर दिया है कि अब हम ये फल्कियात के हिसाब से ऐलान करेंगे। हो सकता है अब पाकिस्तान में भी हमारी जान भी छूटे और हमारे यहाँ भी जो रुयत हलाल कमेटी के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है वो बंद हो और ऐसे हमारे बुज़ुर्ग उलमा, जिनका मैं ज़ाती तौर पर तो एहतराम करता हूँ लेकिन उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है और उसके बावजूद वो पहले ही आंखों पर अदसे लगे होते हैं, मेरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो दूरबीनों और खुर्दबीनों और पता नहीं किस किस के अंदर देखते हैं और चांद देखने की कोशिश करते हैं। और जिन्होंने खुद से जिनका काम है फल्कियात का, उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो उम्मीद है कि ये सऊदी अरब ने जो रीत डाली है, अच्छी रीत डाली है, यही रीत अब पाकिस्तान में भी होगी और मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। इसके साथ अगली खबर रज़ा रबानी साहब की है। उन्होंने कहा है कि IMF का जो तकनीकी मिशन है उसके वीज़े मनसूख कर दिए जाए। भड़क मारी है बड़ी रज़ा रबानी साहब ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है,
IMF हमारे अदालती निज़ाम का मुआयना कैसे कर सकता है। आखिरकार रज़ा रब्बानी साहब को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी याद आ गई है। उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी या पार्लिमान की खुद मुख्तारी, जहां उनकी अपनी इज्जत लुट चुकी है, माजरत के साथ, जहां पर रज़ा रब्बानी साहब पीछे चोटी को रबड़ चढ़ाकर बिल्कुल बरहना खड़े हैं। माजरत मेरे बुजुर्ग हैं आप, लेकिन आप उस ऐवान के अंदर बिल्कुल बरहना खड़े हैं। आप सिर्फ याद कीजिए कि आपने चोटी के ऊपर रबड़ बांधी हुई है पीछे, और आपने अपनी ऐनक लगाई हुई है, ऐनक की 2 डोरियां आपकी लटक रही हैं, और नीचे आपने कुछ नहीं पहना। आप बिल्कुल बरहना उस ऐवान के अंदर खड़े हैं, लेकिन आपको उसकी सॉवरेनिटी अभी तक याद नहीं आई, न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आपको IMF के खिलाफ भड़क मारने की सॉवरेनिटी लगता है किसी ने किसी तरफ से तार भेजी है। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है रज़ा रब्बानी साहब को कि आप ये बयान दाग दें। तो अब एक तरफ कर्जे लेने हैं, एक तरफ वेंटिलेटर पे रहना है IMF के, दूसरी तरफ IMF को आंखें दिखानी है, क्योंकि IMF ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम और जो कुछ भी हो रहा है, उसको भी हमने एवेलुएट करना है, इंसानी हकूक़ के मामलात को भी एवेलुएट करना है, फिर हम अगला कर्जा देंगे। इस तरह से ऐसे कर्जा नहीं देंगे। उसके बारे में आज रज़ा रब्बानी साहब ने एक भड़क मारी है। कभी कभी ये जागते हैं, और ये तब जागते हैं जब जगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें किसी ने जगाया है। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।